एक 6 साल का बच्चा जो बनने वाला था तिब्बतन बुद्धिज्म का अगला पेंचन लामा, उसे वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ने अगवा कर लिया और खुद का एक नकली पेंचन लामा डिक्लेयर कर दिया, ग्यात्से नॉर्बू। और कैसे अब लगातार कोशिश कर रहा है चाइना इस नकली पेंचन लामा को दुनिया में पहचान दिलाने की और बुद्धिज्म में एक बड़ा फिगर बनाने की। यहां तक कि हाल में चाइना ने पुश किया कि नेपाल इस पेंचन लामा को अपने देश आने दे, जिसके बारे में इंटरनेशनल खबरें बनी और आखिरकार नेपाल ने यह कहा है कि वो पेंचन लामा को नहीं विजिट करने देंगे नेपाल। आखिर कौन है पेंचन लामा, क्या है कहानी और कैसे चाइना लगातार कोशिश कर रहा है बुद्धिज्म को अगवा करने की। बुद्धिज्म का चाइनीज हाईजैक कैसे हो रहा है ये, और एक बुद्धिज्म जो रिलीजन इंडिया से दुनिया भर में फैला, जिसकी उत्पत्ति भारत से हुई। हालांकि गौतम बुद्ध नेपाल में पैदा हुए और लुम्बिनी में पैदा होने के बाद वो भारत आए और बिहार में उन्हें बोधिसत्व की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्होंने भारत में ही सबसे पहला पब्लिक लेक्चर दिया था और धर्म चक्र की शुरुआत हुई थी। लेकिन उसके बाद जब बुद्धिज्म भारत से दुनिया भर में फैला और उनमें चाइना हो, जापान हो, उन सभी रीजन्स में बुद्धिज्म आगे बढ़ा और खासतौर पे तिब्बत में बुद्धिज्म को फैलाने का जो पहला नाम है, जो शख्स इससे जुड़ा है, वो है पद्म संभाव, जिन्हें आप गुरु रिनपोचे के नाम से भी जानते हैं। पद्म संभाव या गुरु रिनपोचे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बुद्धिज्म को इंडिया से तिब्बत में स्प्रेड किया। जो तंत्र बुद्धिज्म तिब्बत में फॉलो होता है उसके सबसे बड़े धर्मगुरु कोई हैं तो वो है दलाई लामा। और दलाई लामा के बाद जो वहां पे दूसरे सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं वो होते हैं पेंचन लामा। ये दो सबसे बड़े फिगर हैं तिब्बतन बुद्धिज्म के, पेंचन लामा और दलाई लामा। पेंचन लामा और दलाई लामा मिलकर चुनते हैं अगले दलाई लामा को। अभी जो दलाई लामा हैं, इनके बाद जो अगले दलाई लामा चुने जाते उसके लिए पेंचन लामा का होना बहुत जरूरी है। असल में नियम यह है कि दलाई लामा आइडेंटिफाई करते हैं पेंचन लामा को, और जैसे अभी दलाई लामा बूढ़े हो रहे हैं तो इन्होंने एक पेंचन लामा को अनाउंस कर दिया कि ये पेंचन लामा है। पेंचन लामा उसके बाद दलाई लामा के साथ मिलकर अगले दलाई लामा को जब ढूंढा जाएगा तो उसमें एक बड़ा रोल निभाते हैं। तो इससे जो रिलीजन है तिब्बतन बुद्धिज्म का वो आगे बढ़ता रहता है। लेकिन चाइनीज सरकार ने क्या किया कि 1950s में जब दलाई लामा भागकर तिब्बत से भारत आ गए, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ने वहाँ के बुद्धिज्म को तबाह करने की पूरी कोशिश की, वहाँ पर एथिज्म को फॉलो करने की शुरुआत की, तिब्बतन लोगों को वहाँ से भागना पड़ा। और तिब्बतन लोग जब वहाँ से भागे तो दलाई लामा भी वहाँ से इंडिया आ गए और अभी भारत के धर्मशाला में वो रहते हैं और इनकी तिब्बत की सरकार भी यहीं से चलती है, जो प्रवासी सरकार है। अभी अगर हम देखें तो पेंचन लामा, जिसका नाम गेदुन चोइकी थी, एक 6 साल का बच्चा जिसे दलाई लामा ने आइडेंटिफाई किया था कि अगला पेंचन लामा यही होंगे, उसको वहां की सरकार अगवा कर लेती है इस डर से कि अगर दलाई लामा और पेंचन लामा दोनों ही जो ओरिजिनल है वो हो जाएंगे तो ये उनकी बात नहीं मानेंगे। इसलिए इनको अगवा किया गया और चाइनीज गवर्नमेंट ने खुद से अपॉइंट कर लिया कि जो पेंचन लामा है वो है ग्यात्से नॉर्बू। अब ग्यात्से नॉर्बू को इन्होंने पेंचन लामा अनाउंस तो कर दिया और ओरिजिनल पेंचन लामा को छुपा दिया, अगवा कर लिया। उसके बाद लगातार एक कोशिश शुरू की कि कैसे तिब्बत बुद्धिज्म को बदला जाए और कैसे अपने अपॉइंटेड रिलीजियस फिगर्स वहां पर अपॉइंट किए जाए। इसीलिए जब आप ग्यात्से नॉर्बू की बात करते हैं तो वो लगातार कहते हैं कि हम पेट्रोटिज्म को आगे बढ़ाएंगे, और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको चाइना ने खुद अपॉइंट किया तिब्बत के सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस पोस्ट पे। अब सोचिए कि एक तरह से ऐसी बात हो गई कि किसी अवतारी पुरुष को वहां की सरकार बताए कि हाँ ये अगला अवतारी पुरुष है, जो कि नहीं हो सकता। और लगातार चाइना तिब्बत में ऐसा करता आ रहा है जहां तिब्बतन बुद्धिस्टों की जो भी बेसिक भावनाएं हैं, जो भी उनका बेसिक सिस्टम वो फॉलो करते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश की गई है। लेकिन अब उनका ये प्रोजेक्ट ग्लोबल हो चुका है। लगातार जो भी लोग बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं, चाइना उन्हें कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। पहले उन्होंने ये कोशिश की कि वो ये दिखा सकें कि गौतम बुद्ध का जन्म चाइना में हुआ, हालांकि उनका जन्म नेपाल में हुआ है, और उस बात से फिर वो पीछे भी हट गए। लेकिन कुछ जगहों पर कभी कभी माउंट एवरेस्ट को क्लेम कर देते हैं। बुद्धिज्म की शुरुआत असल में होती है भारत से। जब गौतम बुद्ध नेपाल से भारत आते हैं, बोधिसत्व की प्राप्ति होती है और वहां से ये स्प्रेड होना शुरू होता है। और जो तिब्बतन बुद्धिज्म है उसके सबसे बड़े व्यक्ति अगर हम कहे जाए जिन्होंने वहां फैलाया, वो है गुरु रिनपोचे यानी पद्म संभाव। लेकिन अब चाइना कोशिश ये कर रहा है कि ये जो एक इंडियन बुद्धिस्ट धर्मगुरु हैं, इनको कैसे बदला जाए। इनके बदले में वो पुश ये कर रहे हैं कि ये असल में इंडियन नहीं बल्कि पाकिस्तानी थे, और पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया तिब्बतन बुद्धिज्म को दुनिया में फैलाने को। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे तो वो दिखा सकते हैं कि दलाई लामा इंडिया में गलत तरीके से छुपे हुए हैं। जबकि इमेजिन करिए कि जब बुद्धिज्म शुरू हुआ तब पद्म संभाव जिस जगह थे वो ऑब्वियसली भारत हुआ करती थी, पाकिस्तान तो बाद में बना। लेकिन अभी पाकिस्तान को एज अ प्रमोटर ऑफ बुद्धिज्म दिखाकर वो ये साबित करना चाहते हैं कि कैसे दलाई लामा इंडिया में सिर्फ इसलिए हैं कि वो अपना हिट देखना चाहते हैं, चाइना एंटी चाइना एक्टिविटीज करना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, जब आप बोधिसत्व की बात करते हैं,
जहाँ से बुद्धिज़्म और कुंफू वगैरह चाइना में फैला, उन्हें भी वो चाइनीज़ बनाने की कोशिश लगातार अपनी लिटरेचर के थ्रू और चीज़ों के थ्रू कर रहे हैं। असल में चाइना कभी नहीं चाहता कि दलाई लामा के बाद अगले धर्मगुरु जो भी तिब्बत से हों वो अगेंस्ट चाइना जाने की हिम्मत भी कर सके। अब क्योंकि दलाई लामा की उम्र काफ़ी हो चुकी है, 85 प्लस हो चुकी है, और जो अगले 2 नंबर के धर्मगुरु हैं पेंचन लामा, उनको ऑलरेडी चाइना ने कब्जे में रखा है। उस बच्चे को उसके बाद किसी ने देखा भी नहीं। और ये जो नकली पेंचन लामा है ये अभी तिब्बत में एक तरह से रूल कर रहे हैं रिलीजियसली। तो अगले दलाई लामा का चुनाव बहुत बड़ी विपदा लेके आ रहा है, क्योंकि बिना पेंचन लामा के दलाई लामा अकेले अपना सक्सेसर कैसे डिफाइन करेंगे, एक बहुत बड़ी समस्या है। इतना ही नहीं, चाइना ने दलाई लामा की मृत्यु के बाद जो रिचुअल्स होते हैं उसको बंद कर रखा है। चाइना ने इनके बर्थडे सेलिब्रेशन पे बैन लगा रखा है, और इवन बाकी देशों पर भी दबाव बनाया हुआ है कि वो दलाई लामा को सेलिब्रेट ना करें। यहाँ तक कि नेपाल ने खुद ये देश में बैन कर रखा है कि किसी भी हाल में जो दलाई लामा है वो नेपाल नहीं आ सकते, और कहा जा रहा है कि उनकी सिक्योरिटी कंसर्न है। लेकिन रियलिटी ये है कि दलाई लामा अगर नेपाल आते हैं तो इससे चाइना खफा हो सकता है, और इसी चक्कर में उन्होंने दलाई लामा के नेपाल आने के ऊपर बैन बना रखा है। लेकिन जब आपने दलाई लामा के आने पर बैन लगा रखा है तो आप कैसे नकली पेंशन लामा को आने की अनुमति दे सकते हैं? असल में बात ये हुई जब हाल में नेपाली प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली चाइना गए, तो उम्मीद की जा रही थी कि उनके साथ इस एग्रीमेंट में ये भी कोशिश की है चाइना ने कि वो अपने पेंशन लामा को वहाँ भेज सके। हालांकि इसके पीछे उद्देश्य ये है कि कैसे पेंशन लामा को ग्लोबली एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस फिगर बनाया जा सके, और कैसे जब दलाई लामा की मृत्यु हो तो उनके बाद अगला बड़ा रिलीजियस फिगर जो हो वो पेंशन लामा बने, और पेंशन लामा वो पेंशन लामा जो चाइना ने खुद अपॉइंट किया है। इसका मतलब यह है कि लगातार तिब्बतन बुद्धिज़्म को कमज़ोर करने की कोशिश, अपने तरीके से बुद्धिज़्म को ढालने की कोशिश, और ना सिर्फ यहाँ बल्कि इवन जो पाकिस्तान को एज ए हॉटबेड ऑफ बुद्धिज़्म बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जहाँ चाइनीज़ कोशिश है, लेकिन पाकिस्तान खुद अपने इतिहास में बुद्धिज़्म को नकारता आया है। वो उनको उतनी स्पेस नहीं देते, लेकिन भारत देता है। लेकिन अगर भारत इसका दिखाया जाएगा एज ए देश जहाँ से बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ और जहाँ पर अभी दलाई लामा रह रहे हैं, तो चाइनीज़ प्रोजेक्ट कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए चाइना लगातार ये चाहती है कि नेपाल और बाकी देश दलाई लामा को नेग्लेक्ट करें, दलाई लामा को स्पिरिचुअल गुरु ना माने, और बल्कि उनके द्वारा अपॉइंट किए गए पेंशन लामा को ही असली धर्म गुरु माने। इसके अलावा चाइना लगातार दुनिया भर में बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए कई सारे कल्चरल सेंटर्स खोलता है। उन कल्चरल सेंटर में बुद्धिज़्म को उस तरह नहीं पढ़ाया जाता जैसे बुद्धिज़्म असल में है, महायान हीनयान नहीं। वहाँ चाइनीज़ वर्जन ऑफ बुद्धिज़्म को पुश किया जाता है, वो वर्जन जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी पुश करती है। यानी धर्म को लेकर भी वो तैयार है कि कैसे अपना प्रोपेगेंडा पुश किया जाए। ये रिपोर्ट सिर्फ मेरी ही नहीं, ये रिपोर्ट आपको कई ऐसी न्यूज़पेपर्स और आउटलेट्स पे देखने को मिल जाएंगी, चाहे मॉर्निंग पोस्ट में आप देख लो, चाहे आप ट्रिब्यून में देख लो। इन जगहों पर लगातार इसके बारे में रिपोर्टिंग हुई है, और इन सभी खबरों को हम देख के इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे चाइना एक कल्चरल पुश करना चाहता है, जहां चाइना एक पूरे के पूरे रिलीजन के ऊपर अपना दबदबा जमाना चाहता है। ये कहानी है कि कैसे दलाई लामा और पेंशन लामा के ऊपर दबाव बना के चाइना न सिर्फ तिब्बतन बुद्धिज़्म बल्कि कंप्लीट बुद्धिज़्म के ऊपर अपना दबदबा डिक्लेयर करना चाहता है। ये तो हो गई इस चीज़ की कहानी। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अच्छी क्लासेस मिले, अच्छा कंटेंट मिले और अच्छा गाइडेंस मिले। इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फाउंडेशन कोर्सेज संकल्प और टाइटन। अगर आप 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइटन जो एक इंग्लिश मीडियम का कोर्स है, संकल्प जो एक इंग्लिश है हिंदी मीडियम का कोर्स है। 2025 अगर आपका अटेम्प्ट है तो आप टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं जो इंग्लिश का बैच है, प्रहार ज्वाइन कर सकते हैं जो एक इंग्लिश का बैच है। इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेंगी जीएस की क्लासेस, इसके साथ उनके रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको सीसेट की क्लासेस मिलेंगी, आपको ई बुक्स मिलेंगी जो कॉम्प्रिहेंसिव होंगी, यानी आपको नोट्स के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा। डेली एमसीक्यू और मेंस के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और ये कोर्सेज लाखों के नहीं हैं, केवल 7,999 रुपये से कोर्सेज स्टार्ट हैं। एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक पे क्लिक करके इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। ये सब आपको मिल रहा है एक बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे, और इस कोर्स की खास बात यह है कि आपको कंप्लीटली प्रिपेयर करता है हर तरीके से। तो आई होप आप तैयार हैं कोर्स के लिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पे लिंक को क्लिक करके आप इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं। ये था आज का वीडियो। जरूर बताइए आपको कैसा लगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञानकोश एंड हैव अ नाइस डे।